आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक होने वाला है वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम असहयोग आंदोलन के बाद की घटनाएं और उसमें हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन और साइमन कमीशन जो भारत है और उसका क्या प्रतिक्रिया यहाँ पे है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, जो उसके बाद की जो घटनाएं हैं। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति होता है वो होता है चौरी चौरा या चौरा चौरी कांड के कारण, जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इस दिन हुआ यूँ था कि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। इस कारण भीड़ जो है उत्तेजित हो उठी और उन्होंने थाने पर हमला कर दिया तथा थानेदार सहित 21 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। हालांकि इससे पहले भी हिंसा की कुछ एक घटनाएं हो चुकी थी, परंतु इस घटना ने गांधी जी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने माना कि इस प्रकार की घटना से देश में आंदोलन अनियंत्रित हो जाएगा तथा बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा, और इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली, जो गुजरात में पड़ता है, बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई तथा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का उसमें फैसला लिया गया। मार्च के अंतिम सप्ताह में, मार्च 1922 की बात करें, उसके अंतिम सप्ताह में सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जज ब्रूमफील्ड के आदेश पर उन्हें 6 वर्षों की सजा दी गई। हालांकि उनका स्वास्थ्य इसी बीच खराब हो गया और इसी कारण उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 1922 के बाद की जो प्रमुख घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो आप देखोगे कि असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस की कुछ यहाँ पे नीतियां हमको दिखाई देती है, और इन नीतियों में आप देखोगे कि असहयोग आंदोलन के मध्य रचनात्मक कार्यक्रम पर भी बल दिया गया। रचनात्मक कार्यक्रम आपको पता होगा कि व्यक्ति की कल्पना शक्ति या उसके जो कौशल से बनाई गई कोई चीज या कोई वस्तु जो है ना, उसमें शामिल होती है। ठीक है, जैसे कोई हस्तशिल्प उद्योग वगैरह, ठीक है, हथकरघा वगैरह, ठीक है, तो और भी कोई चीजें इसमें शामिल हो सकती है। तो रचनात्मक कार्य पर भी बल दिया गया और आंदोलन के स्थगन के उपरांत इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि कांग्रेस में जब ये असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद इसमें दो गुट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक तो जो गुट है वो परिवर्तनवादियों का गुट कहलाएगा, और एक जो है अपरिवर्तनवादी, मतलब जो कुछ परिवर्तन चाहेंगे, ठीक है, और कुछ जो है कांग्रेस में कुछ परिवर्तन नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि परिवर्तन जो वादी थे उनमें अगर कोई नाम आता है तो आता है मोतीलाल नेहरू का, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, एक बड़ा नाम। उसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास का। ठीक है, ये परिवर्तनवादी थे और देखेंगे क्या ये परिवर्तन चाहते थे। विट्ठल भाई पटेल और हकीम अजमल खां। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो परिवर्तन के पक्ष थे, और अपरिवर्तन में भी आप देखोगे कि राजेंद्र प्रसाद जी, जो कोई चेंजेस नहीं चाहते थे कांग्रेस में। सी राजगोपालाचारी जी, राजगोपालाचारी जी, एक साथ कर लेंगे इसको। सी राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा जी, कस्तूरी रंगा जी और अयंगर जी। ठीक है, तो ये जो है कुछ परिवर्तनवादी जो प्रमुख नेता है, और परिवर्तनवादी जो है कुछ प्रमुख नेताओं के नाम यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो आप देखोगे
कि चितरंजन दास जो है, बहुत बड़ा नाम रहेगा उसमें, उन्होंने, उनका जो मेन मकसद था कि यहाँ पे हमें कि काउंसिल प्रवेश करना है, काउंसिल प्रवेश की समर्थक थे। उन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए काउंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, परंतु यह प्रस्ताव 890 बटे 1740 मतों से खारिज हो गया। अतः चित्तरंजन दास ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और एक नया पार्टी यहाँ पे गठन किया, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसको शॉर्टकट में स्वराज पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो चित्तरंजन दास के उपरोक्त कदमों से लगने लग गया था कि पुनः कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगा, परंतु एक व्यक्ति हैं मौलाना कलाम, मतलब मौलाना अबुल कलाम, है ना। तो मौलाना कलाम के प्रयासों से कांग्रेस कांग्रेस दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, है ना, दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है, उसमें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि कांग्रेसी व्यक्तिगत तौर पर चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक कांग्रेस को विभाजन होने से बचा दिया। ठीक है, तो किसने, मौलाना कलाम ने। अब क्या हुआ कि 1923 में ही कांग्रेस से पृथक होने के बाद चित्तरंजन दास ने बंगाल के मुसलमानों से एक बंगाल पैक्ट किया। ठीक है, जिसको अभी ये हमारा एक पॉइंट है बंगाल पैक्ट के बारे में। तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग हुआ, कांग्रेस वही जो इनसे बातचीत हुआ था मौलाना कलाम के बाद, और ये जो है बंगाल के मुसलमानों के पास गए और उनसे बंगाल पैक्ट किया, जिसके अनुसार उन्होंने स्वराज मिलने के बाद बंगाल के मुसलमानों को प्रशासनिक सेवाओं में 55% की भागीदारी, मस्जिदों के समक्ष बाजा बजाए जाने पर पाबंदी तथा बकरीद के अवसर पर गोकुशी या गोकसी मतलब गोहत्या में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था चित्तरंजन दास ने मुसलमानों से, जिसे बंगाल पैक्ट बोल रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपने नियमित अधिवेशन में इस पैक्ट को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, तो बंगाल पैक्ट को नहीं माना गया कांग्रेस ने। बावजूद इसके बंगाल प्रांतीय कांग्रेस ने अपने 1924 के काकीनाडा अधिवेशन, काकीनाडा आपका जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो काकीनाडा बैठक में इसको मंजूरी दे दी। यहाँ पे किसने, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस ने। ठीक है, तो चित्तरंजन दास जो है देखो यहाँ पे बंगाल पैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या, इसी बीच गांधी जी, है ना, उनको रिहा कर दिया जाता है स्वास्थ्य कारणों के चलते। जेल से बाहर आकर गांधी जी सबसे पहले चित्तरंजन दास से मिलते हैं, वो प्रसिद्धि देते हैं यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रहा है करके। तो चित्तरंजन दास से मिलते हैं और समझौता करते हैं, जिसे गांधी दास पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस पैक्ट के अनुसार दास को इन शर्तों पर काउंसिल में चुनाव में खड़े होने की इजाजत मिल गई कि वे कांग्रेस से पृथक स्वायत्त निकाय के रूप में चुनाव में भाग लेंगे। तो इन्होंने, गांधी जी ने बोल दिया कि भैया आप अलग से एक निकाय, है ना, स्वायत्त निकाय के रूप में पार्टिसिपेट कीजिए चुनाव में। तो आगे ये चीज हो गया कंफर्म। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट था कि कांग्रेस की सदस्यता का नवीनीकरण। ठीक है, तो आगे कांग्रेसियों को रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध करने के लिए जून 1924 के कांग्रेस कार्य समिति के अहमदाबाद सम्मेलन में निर्धारित किया गया। कहाँ पे, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद सम्मेलन में निर्धारित किया गया कि कांग्रेस की सदस्यता के नवीकरण के लिए कताई की न्यूनतम मात्रा को अनिवार्य बनाया जाए, मतलब कुछ न कुछ काट के लाया जाए, है ना। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की थी। बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बेलगांव
जो अधिवेशन हुआ जो कर्नाटक में है ना, इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, मान लिया गया। ठीक, अब इसी सिलसिले में आप देखोगे कि एक नई पार्टी बनकर आएगी, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो अनुमोदन मिल गया है बेलगांव अधिवेशन से। तो स्वराज पार्टी जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके चितरंजन चितरंजन दास जी, और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, चुनावी घोषणा पत्र में उनकी नीति क्या थी? तो आप देखोगे कि उनकी नीति थी कि केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय परिषद के माध्यम से सरकार के कामकाज को, है ना, सरकार के कामकाज को रोकने के लिए सतत, सुसंगत तथा अविरल अवरोध की नीति का अनुसरण करेंगे। मतलब क्या है? सरकार के कामकाज को यहाँ पे रोकने का नीति का अनुसरण करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। और नवंबर 1923 में आम चुनाव होने वाले थे। ठीक है, स्वराज पार्टी को तैयारी के लिए कुछ महीने ही मिले थे, जितना तैयारी उन्होंने किया था। ठीक, अब देखो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद में यहाँ पे चुनाव हुआ। तो केंद्रीय विधानसभा आप देखोगे कि कैसे उनको बहुमत मिले, आप देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखो कि मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो थी 62 लाख, बहुत कम थी, और कुल आबादी के 3% से भी कम था, है ना। हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय। तो कुल आबादी के 3% से भी कम जो था मतदाताओं की संख्या थी 62 लाख। बावजूद इसके स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीत ली। ये जो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा की 101 सीटों में से 42 सीटें जीत ली, और उन्हें जिन्ना के नेतृत्व वाली जो निर्दलीय है तथा उदारवादियों से उन्हें समर्थन भी मिला। ठीक है, और स्वराज जी जो थे, स्वराज पार्टी के सदस्य थे, स्वराज जी बोल रहे हैं, तो स्वराज जी जो है इस बल पर विट्ठल भाई पटेल को सभा का अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे। तो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आप देखोगे कि केंद्रीय में हो गया। अब देखोगे कि प्रांतीय विधानमंडल की बात करें तो प्रांतीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी का कैसा यहाँ पे स्थिति रहा उसको हम देखेंगे। तो अब देखो कि मध्य प्रांत जो क्षेत्र है, तो मध्य प्रांत में उनको स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में वह सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी, और बंबई तथा संयुक्त प्रांत मतलब आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसमें अवध आगरा वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, लेकिन मद्रास और पंजाब में उनका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। ठीक, मद्रास में आप देखोगे वहां पे जस्टिस पार्टी, ये क्वेश्चन पूछते ध्यान रखना। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक, ये क्रमशः जातिवादी और सांप्रदायिक शक्तियों की स्थिति यहाँ पे मजबूत बनी रही। ठीक है, तो आगे देखोगे कि इससे क्या हुआ कि बड़े स्थानों पर स्वराजियों का कब्जा हो गया। कलकत्ता के मेयर बने चितरंजन दास जी, है ना, और उनके कार्यकारी अधिशासी बने, है ना, एक्सक्लूसिव बने, एक्सक्लूसिव या एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बने कौन? सुभाष चंद्र बोस। अहमदाबाद में नगर पालिका अध्यक्ष कौन बने? वल्लभ भाई पटेल जी। पटना में नगर पालिका अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी। इलाहाबाद में नगर पालिका अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऐसा सक्सेस या ऐसा सफलता जो है यहाँ पे स्वराज पार्टियों को मिला। ठीक है, और अन्य उम्मीदवारों को भी। उसके बाद देखोगे कि स्वराज पार्टियों के जो प्रमुख कार्य हैं, तो केंद्रीय विधानमंडल में उन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच कराने के लिए
अलेक्जेंडर मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। ये प्रमुख कार्य थे। ठीक है, एक समिति बनाई अलेक्जेंडर मूडीमैन के नाम से और अलेक्जेंडर मूडीमैन समिति इसको कहा गया। उसके बाद दंडात्मक कानूनों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा कपास पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की समाप्ति, नमक कर में कटौती, श्रमिकों की स्थिति में सुधार और मजदूर संघों की सुरक्षा, इन सब पर स्वराज पार्टी ने महत्वपूर्ण काम किया। तथा केंद्रीय प्रांतों में जहां परिषद में विस्तार करने की मांग रखी, वहीं बंगाल में उन्होंने मंत्री परिषद का बहिष्कार करने तथा दमनात्मक कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, और स्वराज्यों की राजनीति से ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का सुअवसर मिला। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इतने सब उन्होंने काम किए, कार्य किए, लेकिन आप देखोगे बाद में स्वराज पार्टी में फूट पड़ गई। तो स्वराज पार्टी पर आप देखोगे कि क्या हुआ, आरोप लगाए गए, आक्षेप लगाए गए कि वह पद व प्रतिष्ठा प्राप्ति की ओर आगे बढ़ गए। ठीक है, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं करके। इसीलिए पार्टी में सरकार के प्रति प्रत्युत्तरदायी सहयोग की प्रवृत्ति का विकास हुआ। देखो, पहले विरोध कर रहे थे जो सरकार का जो स्वराज पार्टी है, वो अब क्या हो गया, प्रत्युत्तरदायी सहयोग की प्रवृत्ति यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और इसीलिए स्वराज पार्टी में दो गुट बन गए, एक प्रत्युत्तरवादियों का और एक अप्रत्युत्तरवादी। प्रत्युत्तरवादी मतलब सरकार के साथ सहयोग करने की वकालत करने वाला गुट, उसको प्रत्युत्तरवादी कहा गया, और जो है इसका विरोध करने वाला जो गुट था, उसको अप्रत्युत्तरवादी कहा गया। ठीक है, तो प्रत्युत्तरवादी में आप देखोगे कि ये तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, हिंदू हितों की रक्षा के लिए, ऐसा उनका कहना था। और इनके जो प्रमुख नेता में आप देखोगे कि तो मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और एनसी केलकर, ये प्रत्युत्तरवादी थे। और अप्रत्युत्तरवादी हम देखोगे तो मोतीलाल नेहरू इसमें सबसे बड़े व्यक्ति थे, जो 1926 में विधानमंडल इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन लोग सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले मुसलमान नेता भी स्वराज पार्टी से अलग हो गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के मनोवृत्ति वाले थे। अब देखोगे कि 1926 का जो चुनाव हुआ और स्वराज पार्टी का सूर्यास्त। हालांकि स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल की 40 सीटें, है ना, कितना, 40 सीटें जीती थी, और मद्रास में आधी सीटें जीती, लेकिन अन्य प्रांतों में इसकी स्थिति जो है खराब हो गई। ठीक, और चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास की 1925 में अकस्मात मृत्यु हो गई, जिसके बाद पार्टी का नेतृत्व करने कोई रहा नहीं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, और बाद में कालांतर में स्वराज पार्टी में मतभेद हो गया। पंडित मोतीलाल नेहरू सरकार से असहयोग करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे, जो बताया मैं, अप्रत्युत्तरवादियों में। ठीक है, इस प्रकार उनमें मतभेद बढ़ गया, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा के बाद स्वराज पार्टी ने विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में स्वराज पार्टी का सूर्यास्त हो गया। ठीक है, तो ये जो था आपके स्वराज पार्टी का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। इसके बाद आते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन क्या था, क्यों आया था, उसको हम देखते हैं। तो 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उस अंतिम धारा में ये कहा गया था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की छानबीन के लिए ब्रिटिश संसद 10 वर्ष बाद, ध्यान रखना 1919 के 10 वर्ष मतलब 1929, तो 10 वर्ष बाद एक शाही आयोग की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये नियुक्ति करेगा। इसलिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1970
1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसे लोकप्रिय तौर पर साइमन कमीशन कहा गया। उद्देश्य क्या था कि आगे जो है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, मतलब मेन संवैधानिक सुधार। ठीक। अब साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिनमें से क्लेमेंट एटली, ये बहुत बहुत, बहुत प्रसिद्ध नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लेमेंट एटली तथा वार्नस हर्सोल लेबर पार्टी से थे। ठीक है, लेकिन सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेजी थे। अब इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। तो हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का निम्न मुद्दों पर विरोध होगा। तो क्या था कि कमीशन का गठन 2 वर्ष पूर्व ही कर लिया गया था। 1929 में होना था, लेकिन कब हो गया ये? 1927 में हो गया। इस कमीशन में भारतीयों को नहीं रखा गया था, जबकि इस काल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आप देखोगे भारतीय सदस्य के रूप में 2 व्यक्ति, लॉर्ड सिन्हा तथा सकलतवाला, मौजूद थे। सॉरी। उसके बाद भारतीय नेताओं का मानना था कि कोई भारतीय संस्था ही भारतीय संविधान का निर्माण कर सकती है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि ये लोग हमारे लिए संवैधानिक सुधार की बात करने आ रहे हैं और इसमें भारतीय सदस्य ही नहीं है। ठीक, इसलिए यहाँ पे विरोध बढ़ गया। आगे आप देखोगे कि कांग्रेस ने आगे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बताया कुछ मुद्दों पर यहाँ पे आपत्ति जताई थी, है ना। और लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे पंजाब में हमने देखा था, कौन सी पार्टी थी भाई? यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में। मद्रास में जस्टिस जस्टिस पार्टी। ठीक है, और एक रहेगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। एक है केंद्रीय सिख संगठन और अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन। ठीक है, तो इन्होंने पांचों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया, स्वागत किया। अब देखो, कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प पारित किया। तो ध्यान रखना, कब? मद्रास अधिवेशन में। कब? दिसंबर 1927 में। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पहली बार गांधी जी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए स्वराज का प्रस्ताव रखा। ठीक है, प्रस्ताव रख दिया 1927 में। अब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई तट पर उतरा, जहां काले झंडे से उनका स्वागत किया गया। और संयुक्त प्रांत में आप देखोगे अलग जगह विरोध होते गए। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और लखनऊ में खालिद उज्जमा जैसे व्यक्तियों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया। 30 अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण था 1928 को। पंजाब प्रांत के लाहौर में लाला लाजपत राय ने विशाल विरोध जुलूस का नेतृत्व किया, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें भयंकर चोट पहुंचाई और इसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कब? 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना,
उन्होंने सैंडर्स को गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसी आंदोलन के मध्य भारत में पहली बार ये छात्र संगठन का निर्माण हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने मई 1930 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो इस प्रकार थी कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। तो ये जो द्वैध शासन वाला जो सिस्टम था वो 1919 के अधिनियम से आया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम से क्या किया गया, प्रांतों को मजबूत करने के लिए ऐसा सिस्टम लाया गया था, द्वैध शासन। ठीक है, तो उन्हें उत्तरदायी बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। ठीक है, पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए क्या देना, प्रशासनिक शिक्षा देना। तो केंद्र व प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया, वही द्वैध शासन है। ठीक है, जिसमें केंद्रीय विषय होते थे और प्रांतीय विषय होते थे। केंद्रीय विषय में आप देखोगे कि जो मेन होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, यातायात हो गया, विदेश नीति हो गया, सीमा शुल्क हो गया, मुद्रा हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया, ये सभी जो है केंद्रीय विषय के आते हैं ना, केंद्रीय विषय में आते थे। और प्रांतीय विषय में आप देखोगे कि सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, शिक्षा हो गया, पुलिस, जेल, सहकारिता, ये सभी प्रांतीय विषय के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों का बंटवारा किया गया और उसको उत्तरदायी यहाँ पे शासन उत्तरदायी शासन के लिए यहाँ पे है ना प्रेरित किया गया, प्रांतीय क्षेत्रों को प्रांतीय विषय देकर। अब एक पॉइंट हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। दूसरा, भारत के लिए संघ शासन की स्थापना की जाए। तो ये संघ शासन क्या है, संघ शासन में क्या होता है कि सत्ता को ना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। ठीक है, सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। हालांकि इसमें केंद्र सरकार के पास राज्य या प्रांतीय सरकारों की तुलना में ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है, उसी को संघ शासन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए अल्पसंख्यक के हितों के लिए। ठीक है, चौथा, मताधिकार का विस्तार करने अर्थात इसे 2.8% से बढ़ाकर 10 से 15% तक बढ़ाने की बात कही गई। इसके पहले हमने देखा था, है ना, जब स्वराज पार्टी पढ़े थे कितना कम था उस समय, है ना, वोटर्स की संख्या, उसको बढ़ाने की बात की गई। और रिपोर्ट में पांचवा पॉइंट, रिपोर्ट में कहा गया कि संघ की स्थापना से पहले भारत में एक बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए, जिसमें भारत के प्रांतों और भारतीय रियासतों के क्या रहे प्रतिनिधि शामिल हो। देखो ध्यान रखना, प्रांतों के और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो इस बृहत्तर भारतीय परिषद में। तो इस परिषद के माध्यम से प्रांत व रियासतें अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। और केंद्रीय शासन के अपरिवर्तित रहने की बात की गई, केंद्रीय शासन में कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने और सरकारी सदस्यों की व्यवस्था समाप्त करने की बात इसमें कही गई। आठवां पॉइंट, बर्मा को स्वतंत्र करने की बात कही गई। और नौवां सबसे इंपॉर्टेंट कि 1919 के अधिनियम की इस व्यवस्था की प्रत्येक 10 वर्ष बाद संविधान की समीक्षा करने हेतु आयोग नियुक्त करने का प्रावधान था, उसको समाप्त करने की बात कही गई। ठीक है, और साथ ही नए संविधान को ऐसा लचीला बनाने की बात कही गई कि वह स्वयं ही विकसित होता रहे। तो साइमन कमीशन में ये सब पॉइंट था। देखो यहाँ पे संविधान की बात अभी आ रही है, ठीक है, और इसी के बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट आएगा इसमें। तो सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा देखो साइमन कमीशन आ गया, वो अपने यहाँ पे संविधान बना रहा है, हमारे लिए बना रहा है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो इसीलिए आप देखोगे कि भारतीय जो नेता है, जो दल है, उन्होंने परस्पर एकजुट होकर संविधान सुधार करने की यहाँ पे चेष्टा की और उसको चुनौती दिया साइमन कमीशन को।
तो प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अनेक सम्मेलन और संयुक्त बैठकें आयोजित की गई और इसका परिणाम क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने है। तो हम देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, ठीक है? तो तब तक आज इतना ही। धन्यवाद।